हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हमने एस्टेट के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। वो क्वेश्चन हमें हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला है इफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी अगर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वो होगा हमारा 999 subtracted from the smallest 5 digit number. Smallest 5 digit नंबर वो होगा हमारा 10,000। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, यानी हमें क्या बचेगा। ज्यादा कुछ नहीं, हम डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे 100 और 9। हमारा आंसर होगा 9001। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the remainder when 29 is divided by 30? अगर 29 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। उससे पहले हम एक कल का क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल डिवीजन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। जैसे ये होता है डिविडेंड, ये कोशेंट, ये डिवीजर और जो बचता है वो रिमाइंडर। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर 29 30 से डिवाइड होगा, यानी इसमें 29 हो गया डिविडेंड और 30 हो गया हमारा डिवीजर। तब एक बात बताइए, अगर हम इसे 1 से भी मल्टीप्लाई करें जब भी 30 बनता है, 29 नहीं बनता। अगर ये 29 की जगह 31 या इससे बड़ा कोई नंबर होता तब तो रिमाइंडर भी आता, लेकिन अब इसका क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम एज इट इज इसको ही रिमाइंडर मान के 29 पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part make 146 the first part is, यानी 24 जो है वो दो भागों में बांटा। पहले भाग को 7 से मल्टीप्लाई 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना से ऐड करके 146 बना। क्वेश्चन करते हैं, अगर हम 24 ऐसे क्वेश्चनों में जब हम दो भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, मोस्टली 2 भाग में ही बांटते हैं, जिसमें आता है हमारा x और 24 माइनस एक्स। हमें इसमें अगर 2 भाग बोला है तो x और y लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करेंगे x और 24 माइनस एक्स को, तो हमारा डिजिट a की वैल्यू होगी, लेकिन हमें इसमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 24 is divided into 2 parts. 24 is divided into 2 parts. First is x and second is 24 minus x. अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट पूछा है, तो हम फर्स्ट पार्ट x लेंगे। क्यों? अगर हम यहाँ पे 24 माइनस एक्स लेते हैं तो हमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारा x की वैल्यू आ जाए तो हमें सेकंड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें 2 लेंगे, x और 24 माइनस एक्स। अब आगे इसने क्या बोला है, 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट, यानी 7x एडिड टू 5 टाइम द सेकंड पार्ट, यानी 5 24 माइनस x इज इक्वल टू 146। सोल्व करते हैं। 7x प्लस में 24 5 120 माइनस में 5x इज इक्वल टू 146। 7x माइनस 5x हो जाएगा हमारा 2x,
और 146 में से माइनस होगा 120 वहां जाके, बचा क्या हमारा 26 और 2x, x की वैल्यू आएगी हमारी 13, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें x और y लेते तो हमें यहाँ 24 की जगह y रखना पड़ता, जो कि क्वेश्चन को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ को बेसिक नॉलेज स्क्वायर्स और क्यूब्स की होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको 1 से लेके 20 तक या 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब, 12 का क्यूब, 11 का क्यूब ऐसे नंबर याद हैं तो ये क्वेश्चन करने में आपको इजी होगा। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम ये जानेंगे कि ये नंबर किस स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, जैसे अगर 1780 है तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जैसे 1780 से पहले कौन सा ऐसा है जिसके पीछे जीरो आती है। जैसे अगर हम 40 का स्क्वायर करें तो 40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक है, और इसके बाद का 41 का स्क्वायर करें यानी ये हमारा धीरे धीरे पास जाता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम 42 का स्क्वायर करें वन 1764, यानी हमें पता है इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो वो 43 का स्क्वायर बनेगा। 43 का स्क्वायर करते हैं और इसको माइनस करते हैं तो 9 और 14 में से 8 गया 6, और यानी 69 हमारा इसका आंसर होगा। एक तो ये तरीका है कि हम अजप्शन लेके हम जीरो वाले नंबर को सबसे पास से लेके चले कि भाई जो 1780 है इसके पास कौन से जीरो का सबसे स्क्वायर होगा, तो इसके पास 40 का स्क्वायर होगा। एक होता है लॉन्ग टर्म मेथड, यानी 1780, हम इसको दो भाग में बांटेंगे और 4 4 जा 16, 180, 4 और 4 8, और इसे करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा 164, यानी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 60, यानी 1780 से पहले का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारा 42 का। ठीक है, और इसके बाद वाला जो होगा वो होगा 43 का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो हम 43 का स्क्वायर निकाल के इसमें से माइनस करके आंसर हमारा 69 आ जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म मेथड की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 64 देन x, यहाँ हमें ये बोला गया है कि 2 की पावर 2x जो है वो 64 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 32 2 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी 64 होता है 2 की पावर 6, किसके बराबर है 2x के। अब हमारा इसमें बेस सेम है और ये इक्वल है तो हमारी पावर भी सेम होंगी, जो कि हो जाएंगी हमारी 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, माना ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है
लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक तो हम इसे लेंथी कर दे बिल्कुल, जैसे 469 को मल्टीप्लाई 174 करें, उसका कैलकुलेशन करें, 469 का स्क्वायर करें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, आइडेंटिटी तो लगी है, तो यानी हमें 469 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 174 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और ये क्वेश्चन हमारा अच्छा खासा 4 से 5 मिनट ले जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व नहीं करना होता। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, 469 प्लस में 174 का होल स्क्वायर माइनस में 469 माइनस में 174 का होल स्क्वायर अपॉन में 469 मल्टीप्लाई बाय 174। क्यों ना इस क्वेश्चन को हम इसको a मान के और इसको b मान के सोल्व करें, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। क्या करना होगा, हमें आइडेंटिटी खोलनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन में a मल्टीप्लाई b। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा कट गया, 2ab और 2ab बन के हमारा आ जाएगा 4ab और नीचे है हमारा ab, आंसर आ जाएगा हमारा 4। ज्यादा क्वेश्चन को कैलकुलेटिव ना करते हुए हमें ये देखना है कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी और एफिशिएंसी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा हमारा a प्लस में b मल्टीप्लाई a माइनस में b। ऐसी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a b c d and e are 5 consecutive odd numbers, their average is। अब ये क्वेश्चन या तो आप इसे स्टेप वाइज या तरीके से सोल्व करो, या फिर इसको इजी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, यानी वो ओड नंबर्स जो आगे पीछे हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर, या फिर 11 13 15 17 और 19। ये है कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर जो कंटिन्यूसली आते हैं और इनका एवरेज बताना है। अगर हम इसमें ए बी सी डी ई को ऐसे नंबर मान लें और बाद में इन क्वेश्चन में पुट कर दें ऑप्शन में, तो हमारा आंसर इजीली आ जाता है। वरना अगर हम इसको सोल्व करें वो काफी लंबा चला जाता है। जैसे कि अगर हम मान के चलें 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस में 11, इसमें हम 3 को a, b को 5, c को 7, d को 9, 11 को e मान के चलते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज आएगा हमारा 7, यानी आएगा c के बराबर, ठीक है। या फिर अगर इसमें क्वेश्चन में देखें, आंसर होगा हमारा a प्लस 4। क्यों? क्योंकि आंसर तो 7 है, लेकिन हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं a प्लस 4, यानी a 3 है प्लस में 4 इज इक्वल टू 7। आप इसमें कोई भी वैल्यू इनमें से पुट करके देख लीजिएगा, आंसर आपका a प्लस 4 में ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेहतर होगा कि आप किसी इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप बाय A and B in 3:5. After 6 months, C involved in business by investing equal money of debt B. In what ratio the profit will be distributing among them? क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ राशि जो है A और B ने किसी बिजनेस में लगाई जो कि 3:5 में थे। 6 महीने बाद C आया, C ने B के बराबर की राशि लगाई और
एक साल बाद जितना मुनाफा हुआ वो किस उसमें बटा। ठीक है, हमने कल इस बारे में जाना था कि A/B/C, और हम इसमें लिखेंगे जैसे कि A/5 है 3 और 5, C आया 6 महीने बाद, कितनी लगाई उसने, उसने लगाई B के बराबर। ठीक है, अब हमने कल देखा था कि भाई जो जितना मुनाफा, जितनी राशि लगाएगा उतना मुनाफा पाएगा, लेकिन जो जितना समय देगा उतना भी तो मुनाफा पाएगा ना। यानी अगर ए ने दिया है 12 महीना, बी ने दिया है 12 महीना, लेकिन सी ने दिया है 6 महीना, तो उस हिसाब से देखा जाएगा ना कि सी को कितना मिलता है। कुछ नहीं, कैलकुलेट कर देते हैं। 5 6 30, 12 5 60 और 12 3 36। रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, 6 10 और 5, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 6 10 और 5। जो इनका मुनाफा बटेगा वो 6 10 और 5 रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, if the ratio of the milk and water is 2:1, if the ratio of the milk and water is 1:2, then the amount of the water should be, यानी कि 60 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, उसमें 2 और 1 के अनुपात से दूध और पानी मिला हुआ है। आगे चल के वो अनुपात 1:2 हो गया, हमें ये जानना है कि उसमें कितना पानी ऐड हुआ है। इसमें हम पहले तो मिल्क और वाटर का लिखेंगे कि कितना कितना, मिल्क कितना था। अब उसने ये बोला है कि भाई दूध, अब कुछ ऐड किया है लेकिन पानी ऐड किया है, उसने दूध ऐड नहीं किया या उसने कोई और मिक्सचर ऐड नहीं किया, उसने सिर्फ पानी ऐड किया, तो हमारा जो दूध होगा वो सेम रेशियो में होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया है 1:2, समझे। उसने दूध के साथ छेड़खानी नहीं की, उसने सिर्फ पानी मिलाया, तो जो रेशियो होगा हम दूध का इक्वल करेंगे तब जाके हमारा आंसर इसमें आएगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो आएगी हमारी 2:4, यानी मिल्क तो सेम है, उसने कितना ऐड किया 3 यूनिट वाटर ऐड किया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 60 लीटर जो था वो मिक्सचर था, किस रेशियो में था 2:1 में था। यानी अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें 2x प्लस में x इज इक्वल टू 60, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80। तो उसने ऐड कितना वाटर किया, उसने ऐड किया 60। ठीक है, आंसर होगा हमारा 60। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में मिल्क और वाटर या किसी भी सब्सटेंस में हमें ये वो इक्वल करना होता है जिसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, या जिसको ना ही तो घटाया गया है जिसको ना ही बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। 37 ऑफ 150 माइनस 0.05% ऑफ 1000। कुछ नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। 37% परसेंटेज हट के नीचे डिवाइड 100 डिवाइड होता है, और ऑफ हटा के मल्टीप्लाई 150 माइनस 5, 0.05 परसेंटेज हट के नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप ये देखिए 0.05 को पॉइंट हटाएंगे हम तो हमारी 2 0 और नीचे आएंगे, माइनस में 35 अपॉन में 150। सोल्व करते हैं, 1/2 माइनस में 3 2, 35 3 से हमारा क्या होता है 101/2। एलसीएम लेके ऐड करेंगे 2 1 1 माइनस में 1 हो जाएगा हमारा 110/2, जो कि हो जाएगा हमारा 55 आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए रेडियो इज परचेज्ड फॉर
490 यानी 490 का एक रेडियो खरीदा गया है और 465.5 पे वो बेचा गया है। तो हमें ये बताना है कि लॉस कितना हुआ उसका। लॉस का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा होता है कितने का लॉस हुआ है हमारा अपॉन में किस पे लॉस हुआ है, हमारा लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे अपॉन में 100। सॉल्व करते हैं, हमारा लॉस कितना हुआ है पहले तो 490 माइनस में 465.50। ठीक है, तो हमारा लॉस हुआ है 24.5 का। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को फॉर्मूले में ऐड करनी पड़ेगी, यानी 490 मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ नहीं, पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे आ जाएगा और हमारा आ जाएगा 245 अपॉन में 49। इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा आसपास जितना भी है सारा या 5 का मल्टीपल है, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 से, क्योंकि 49 5 कैरी 4 245, तो हमारा आंसर होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A dress available for rupees 1500 is now available for 1200. What is the discount that the shop is offering on the dress? एक ड्रेस है जिसकी पहली जो कीमत है वो 1500 है, अब उसकी डिस्काउंट के बाद कीमत है 1200। डिस्काउंट कितने का हुआ हमारा 300 का। ठीक है, और कितने पे हुआ उसने पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हमारा उस ड्रेस पे, तो 300 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे हुआ 1500 पे हुआ, परसेंटेज हम निकाल देंगे, यानी 20% का उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अपॉन में MRP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An amount of 1 lakh is invested in 2 types of share. The first yield is an interest of 9% and the second 11%. If the total interest after 1 year is 9750, the amount invested in each share. इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 1 लाख की अमाउंट है। ठीक है, अब उसे एक्स और वाई में नहीं मानेंगे क्योंकि उसने हमें टोटल अमाउंट इस शेयर में पूछा है, यानी हम मानेंगे एक्स और 1 लाख माइनस एक्स, ये दो हमारे हो गए प्रिंसिपल। एक लगाया उसने 9% पे, कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। दूसरा लगाया उसने 11, कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए। और ये जो इंटरेस्ट बना वो बना 9750 का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। P प्रिंसिपल, R हमारा रेट पर ईयर या एनम, टाइम T से टाइम। उसने क्या बोला है, दोनों का ब्याज मिला के टोटल ब्याज 9750 बना है। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्यूशन करना है। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 9x अपॉन में 100 प्लस में 11 लाख माइनस में 11x अपॉन में 100 इज इक्वल टू
9750। इसको ही आगे सोल्व करते हैं। 9x अपॉन में 100 प्लस में 11 लाख माइनस में 11x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 9750। एलसीएम लेंगे। 9x प्लस में 11 लाख माइनस में 11x इज 97500 माइनस 2x 11 लाख अपॉन में 100 इज इक्वल टू 97500। इसमें एक जीरो आएगी। अब 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 लाख माइनस में 2x इज इक्वल टू 97500 और 0। 9750 यहाँ आके माइनस होगा और 2x वहां जाके ऐड में चला जाएगा। 11x में से अगर 975000 को हम माइनस करते हैं तो हमारा होगा 3 4 5 975000 5 9 में से 7 गए 2 और 10 में से 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2x के। इसे हम करते हैं 62500। x की वैल्यू आएगी हमारी 62500। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कहीं और 62500 नहीं दे रखा तो हमें दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम 625 को डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ ₹1200 बिकेम, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे हमने 1200 रुपए लगाए और वो अमाउंट हमारा 2 साल बाद 1348.32 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 अपॉन में टाइम। ठीक है। सिर्फ एक इस फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 1348.32, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया। पी की वैल्यू लिखी मैंने 1200, 1 प्लस रेट कितना था हमारा, रेट हमें निकालना है तो रेट को हम आर लेके ही चलेंगे और टी है हमारा 2। सिंपल सी बात, सॉल्व करते हैं। 1200 को नीचे ले जाके डिवाइड करते हैं, यानी 134832 अपॉन में 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 बन जा 12, 49 12 बन जा 12, 28 12 टू जा 24, 12 3 जा 36 और 12 6 से हमारा आ गया आंसर। और इस तरफ आया हमारा 1 प्लस आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है हमारा, इसको हम इस तरफ ले जाके रूट में कर देंगे, यानी 11236 अपॉन में 1 प्लस आर और 100। अब 11236 हमारा होता है 106 का स्क्वायर और 10,000 होगा हमारा 100 का स्क्वायर, जो कि होगा हमारा 1 अपॉन आर के बराबर में। 1 यहाँ जाके माइनस होगा और आएगा हमारा 106 अपॉन में 100 माइनस में 1, जो कि आएगा हमारा 6 अपॉन 100 आर अपॉन 100 के बराबर। आर की वैल्यू आएगी हमारी 6%। अगर आप ये सोचते हैं कि 11236 को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप उसे लॉन्ग टर्म मेथड से भी यूज कर सकते हैं।
अगर मैं आपको दोनों से करके बताऊं, 1 1 2 3 6, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करें तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 और 2 9 जा 18। अब ये हमें देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। ये ना 3 से होगा ना 2 से होगा, है ना। ये किससे होगा? इसके लिए हम लॉन्ग टर्म मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5 5 जा, इसके लिए हम लॉन्ग टर्म मेथड 2809 अपॉन में 5 5 जा 25 आएगा हमारा 309, 25 5 और 5 हो जाएगा हमारा 10। अब इसमें क्या ऐड करें? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि 309 का यानी 53 53 53 बन जा। पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 53 जो कि हो जाएगा हमारा 106। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन, ये था लॉन्ग टर्म मेथड। हम इस पूरे को भी लॉन्ग टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 1 2 3 6, 1 1 जा 1, 12 आया 2, 0 0, यहाँ 0 आके पूरा 12 नीचे उतर जाएगा और 20 में 0 गए तो 2। अब इसमें हम क्या जोड़े, जो कि हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 1236, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 106 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्टेट के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, यानी हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम की क्या होगी 20 अपॉन में 1, तो 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड डाउन स्ट्रीम में दे रखी है, यानी जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके साथ फ्लो की स्पीड भी ऐड होके ये 20 किलोमीटर आ जाएगी। अब उसने बोला है स्पीड अपस्ट्रीम की वो कितनी है, वो है हमारी सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर, कितने में 2 आवर में, तो आएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की होती है स्पीड माइनस में करंट की स्पीड, जो कि होगी हमारी 10। अब उसने हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स पूछा है, फ्लो की तो उसने पूछी नहीं है, दूसरी स्पीड पूछी है जो कि एक्स है। हमारे पास दो टर्म है, दो वैल्यू, सिंपल एडिशन से इसे सोल्व करके स्पीड ऑफ बोट हम निकाल देंगे, जो कि होगी हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two. How many them read English and Hindi both? यानी ये डायग्राम से क्वेश्चन, जैसे ये सर्कल है हमारा इंग्लिश का, ये है हमारा हिंदी का, और ये है टोटल ग्रुप पीपल जिसमें से 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, तो हम 3 को बाहर रखेंगे, इसको हम x मान के चलेंगे क्योंकि ये बोथ है और यही हमसे पूछा गया है। 7 रीड हिंदी, यानी सारे इस सर्कल में, सारे इस सर्कल में 7 पढ़ते हैं, तो हम इस बचे हुए को क्या लिखेंगे, 7 माइनस एक्स। और इसमें बोला है 8 रीड इंग्लिश, यानी 8 माइनस एक्स। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम रीड इंग्लिश एंड बोथ। अब इन तीनों को ऐड करते हैं हम, जो कि 12 के बराबर होगी, क्योंकि 15 पीपल थे जिसमें से 3 तो कुछ पढ़ते ही नहीं है,
यानी इन तीनों वैल्यू का सम 7 माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस में 8 माइनस एक्स होगा 12 के बराबर। सोल्व करते हैं, एक्स से एक्स कटा, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 और एक्स हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। एक तो ये था सिंपल फॉर्मूला, सिंपल तरीका जो कि हम क्वेश्चन पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। आप इसे फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होता है हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आप इसको x मान के n माइनस बी को आप 8, एन ए को आप 7 और a इंटरसेक्शन b को आप 12। सेम वही तरीका है सोल्व करने का, नजरिया सबका अपना अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, यानी एक्सटीरियर अपॉन में इंटीरियर है हमारा 2:7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं सबका सम 360 के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स, फॉर्मूला होता है 360/n। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का निकालना है किसी रेगुलर पॉलीगन का तो 360/n होता है। तीसरी एक बात और, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180, यानी 7 + 2x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/9 जो कि हो जाएगा 20। ठीक है। अब इसने बोल रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज, हमें ये बताना है कि एक्सटीरियर एंगल के कितने साइड्स का है। तो 2 यूनिट थी, एक यूनिट हमारी 20 के बराबर है, तो हमारी एक्सटीरियर एंगल की साइड एंगल हो जाएगा 40। ठीक है। और फॉर्मूला है 360/n जो कि हो जाएगा 360/40। सॉल्व करेंगे 9 आंसर हमारा आ जाएगा। इन तीन बातों को याद रखिएगा, आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर, पाइप बी अलोन कैन फिल in 6 hours. If both pipes are open and after 2 hours the pipe A is closed, then pipe B will fill the। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक पाइप ए है 8 आवर्स में भरता है, बी पाइप 6 आवर में भरता है। इनकी यूनिट क्या होगी, इनकी टोटल होगी 24। 8 और 6 का एलसीएम कितने यूनिट में भरेगा, 3 यूनिट एक बारी में भरता है, ये 4 यूनिट एक बारी में भरता है। ए और बी टोटल कितने में करते हैं, 7 एक घंटे में। ठीक है। तो पहले 2 आवर तक दोनों चले, यानी
दोनों ने मिलके ए प्लस बी ने पहले 2 घंटे तक काम किया। इन्होंने टोटल काम 14 यूनिट का कंप्लीट कर दिया। अब हमारा बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है हमारा -14 जो कि है 10 यूनिट। यानी अब ये जो 10 यूनिट है ये बी को अकेले को करना है। बी इस काम को कितने टाइम में करेगा? यानी अगर हम बी को उसकी यूनिट से करें 10/4 तो बी इस काम को 2.5 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इट इज वाज सैटरडे ऑन 12 दिसंबर 2002 व्हाट वाज द डे ऑन 22 दिसंबर 2004। इस क्वेश्चन को हम काफी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिक नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को डेट्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको लिखूं 17 दिसंबर 2002, अगले साल कितना होगा? 17 दिसंबर 2003, अगले साल 17 दिसंबर 2004, उसके बाद 22 दिसंबर 2004। अब आप मेरे को एक बात बताएं, 17 दिसंबर 2002 से 2003 के बीच में कितने दिन आए? 365। क्यों? क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं था। एक साल पूरा हुआ, 365 दिन बाद साल कंप्लीट हो जाता है। 3 से 4 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं था, कितना हुआ? 365। 4 के बीच में कितना आएगा? 300, क्योंकि इसमें 28 फरवरी आए, ये कितना है? 5 दिन। ठीक है, इनका टोटल कितना होगा? 736। हमें पता करना है कि भाई सैटरडे था तो कौन सा दिन होगा 22 दिसंबर को। हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे जो कि बनेगा हमारा 105 प्लस में 1 रिमाइंडर। यानी जब +1 आता है तो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमारा आंसर होगा इसका संडे। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में ना घुसने की बजाय हम डायरेक्ट, अगर कम ईयर दे रखे हैं तो हम ऐसे भी उसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये PYQ सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे उम्मीद ट्यूटोरियल के नाम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।